हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। तो लोगों ने शीट निकाल ली है वेक्टर्स की, तो डाउट्स बताइए बेटा। सब्जेक्टिव लेवल वन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर एक बार फिफ्थ बता दो, उसमें मतलब लिखना कैसे है इसको, आंसर को। लिखने का तरीका यही है कि भी आप जो भी वेक्टर्स इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो वो किसी दो पॉइंट्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो बस आप उसी स्टेटमेंट में थोड़ा लिख दीजिए। ठीक है, मतलब एक मतलब ट्रायंगल बना लो। मैथमेटिकली कैसे? हाँ हाँ, यस सर। ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल में पॉइंट ए उसका पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, पॉइंट सी पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, तो फिर आप स्टेटमेंट आप लिख दोगे, द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन विल बी इक्वल्स टू ए बी क्रॉस ए सी। बस अभी ए बी की वैल्यू निकाल लो, ए सी की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर यस सिक्स, सेवन, एट। सर सर, डाउट 8। है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एट। सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? सर वो आइडेंटिटी यूज हुई थी इसमें, वो लैग्रेंज। लेग्रेंजेस आइडेंटिटी ना। यस अगर वो याद है वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज सीधा सीधा भी लगा सकते हो, मतलब बिना, अगर वो नहीं भी याद है तो भी हो जाएगा। वन माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर लो, माइनस टू डॉट ए डॉट बी। ठीक, प्लस, ये तो पहला वाला ब्रैकेट खोला। दूसरा वाला क्या है, मॉड का स्क्वायर है, तो मॉड का स्क्वायर है तो उसको मैं क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। यस सर। ये वेक्टर लिखा और वापस से इसी का डॉट प्रोडक्ट लिख दिया सीधे। ठीक है ना। अब ये वाले टर्म्स तो ऐसे ही लिख ही दो दोबारा से, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट किया है वो क्या होगा? अब ए डॉट ए, मॉड स्क्वायर, ए मॉड डॉट बी, स्क्वायर। और ए डॉट ए क्रॉस बी, तो जीरो होगा ना, क्योंकि ये एसटीपी 0। बन जाएगा यस सर। ए, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बी डॉट ए, मतलब बी मॉड बी स्क्वायर, फिर बी, सॉरी, बी डॉट ए और बी डॉट बी का, है ना, तो ये दोनों लिख दिए। ओके, प्लस, अब बी डॉट ए क्रॉस बी, ये बी ए बी का एसटीपी बन जाएगा, राइट, तो जीरो हो हाँ जाएगा। जी। अब ए क्रॉस बी, उसका ए के साथ डॉट, एसटीपी जीरो। 0। जीरो। ए क्रॉस बी डॉट बी, वो भी एसटीपी जीरो। 0। ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक, अब ये वाले टर्म्स तो कट गए इसके साथ। ये वन है, ये मॉड ए है, ये मॉड बी है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, अगर लेग्रेंजेस आइडेंटिटी याद है तो उसकी हेल्प से आप सीधा सीधा मॉड स्क्वायर
स्क्वायर लिख दोगे। अगर Yes, sir. नहीं भी याद है तो भी आप क्या करोगे, ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा लिख Cos दोगे, theta. कॉस बी को मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा लिख दोगे, तो उसकी हेल्प से आप निकाल लेंगे। ठीक, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, 10। सर 10th बता दो। डाउट है। देखिए ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको थोड़ा ट्रायंगल जो मतलब 9th-10th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसकी हेल्प से आपको करना होता है, और साथ में वेक्टर्स में इसमें क्या अप्लाई होता है, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे बात करें इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल बना लिया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ई यहाँ पे है मिड पॉइंट, and D is the midpoint of D is a point on AB such that AD and DB का रेशियो दिया गया है 2:1। If OD and AE intersect at P, then determine the ratio of OP upon PD। ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसको कैलकुलेट करने के लिए O को तो ओरिजिन मान ही लेंगे, A को A वेक्टर मान लो, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, E का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, B B वेक्टर vector by 2. और D का पोजीशन वेक्टर 2B vector इसके A. ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे, क्या आएगा जी, 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय 3। ठीक, अब आप क्या करो, अब ये OD और AE दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट के ऊपर, तो P क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये P AE को K/1 में कट कर रहा होगा और OD को M/1 में कट कर रहा होगा। तो क्या मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं सेक्शन फॉर्मूला लगा के? तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब M मतलब OD के ऊपर लगाया जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे P के, M इंटू दिस +1 इंटू 0 अपॉन M+1, तो ये P आएगा। अब इसी P को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, जब आप AE के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, इसमें K को इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 A के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय K। अब P चाहे आप OD के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकालें, चाहे AE के ऊपर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकालें, P तो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स M टाइम्स 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 3 into M+1, this should be equals to KB वेक्टर by 2 plus A वेक्टर अपॉन, इसको एक काम करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 टाइम्स K+1। अभी इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो B का कॉफिशिएंट आएगा उनको इकट्ठा कर लेंगे, जो A का कॉफिशिएंट आएगा उसको इकट्ठा कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले B वेक्टर में क्या आएगा, 2M इनफैक्ट 4M इंटू K+1 इंटू B वेक्टर, तो इधर में क्या आएगा, और 2M इंटू K+1 इंटू A वेक्टर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 3K इंटू M+1 B वेक्टर प्लस 6 इंटू M+1। ठीक, ठीक है इतना। अभी सारे के सारे टर्म एक तरफ कर लो, B वेक्टर के का कॉफिशिएंट फिर क्या हो जाएगा, 4M के और ये 3M के है, तो ये
km रह जाएगा एंड 4m माइनस 3 ये बी वेक्टर का कोएफिशिएंट है। ए वेक्टर Comparing का क्या आएगा जी 2m के और इधर 6k 6m सॉरी 2m के तो आ ही जाएगा 2m माइनस 6m मतलब माइनस 4m और इधर से ये 6 भी आएगा इधर तो ये सर अगर ये हम डायरेक्टली कोई वो दो इक्वेशन बना लेते शुरू में इससे पहले वाले स्टेप में ही ए और बी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है उनको कंपेयर कर साइड। हाँ यस सर। हाँ एक ही बात है एक ही बात इसी की जीरो ही अल्टीमेटली जीरो ही करना है यस सर जीरो जीरो ही का करना था। एक ही बात है तो m के प्लस 4m माइनस 3k ये भी जीरो 2m के माइनस 4m माइनस 6 ये भी रीजन क्या कि ए वेक्टर देखिए जब आपको ओ ए बी ट्रायंगल दिया गया है तो डेफिनेटली आपको क्या है ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा ना कोलिनियर तो नहीं दे सकते ना ओ ए बी ये तीनों कोलिनियर तो नहीं हो सकते ना जब आपको ट्रायंगल के बारे में बोला गया है तो जब ओ ए बी कोलिनियर नहीं हो सकते इसका मतलब ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकता दैट मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर नहीं हो सकते ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर नहीं है मतलब दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में अगर ये इक्वालिटी होल्ड होनी है तो सिर्फ कब होगी जब उनके कोएफिशिएंट्स जीरो आए तो यहाँ से m और k में दो रिलेशन आ गए हैं इनको आप सॉल्व करिएगा तो सर इसमें हम वेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं इसका मतलब जैसे हमने ओ को ओरिजिन मान लिया। आप मेरे को ये बताओ कि अगर ये ट्रायंगल मैं ओरिजिन से स्टार्ट ना करूँ तो दूसरी जगह पे ले जाऊँ क्या क्या रेशियो अलग हो जाएगा नहीं रेशियो तो बराबर ही रहेगा। बस फिर अपनी कैलकुलेशन लेके कर लो Yes, कैलकुलेशन अगर आप ओरिजिन को कुछ और सी वेक्टर मान लेते हो तो फिर ई डी पी इन सब के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली आ जाएंगे आंसर देंगे पूरी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी बस सर उसमें वेरिएबल भी ज्यादा हो जाएंगे मेरे ख्याल से। डेफिनेटली इसीलिए तो वेरिएबल कम ही तो करने का ट्राई कर रहे हैं कैलकुलेशन यस सर। ओके yes. यस सर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 सर उसका सेकंड पार्ट 14 भी देखिए मतलब सर इसका वही फर्स्ट है। पार्ट में भी डाउट है। ओके फर्स्ट में भी डाउट है सर सेकंड तो ये 10th वाले की तरह ही हो जाएगा ना। एक मिनट 14 का फर्स्ट पार्ट तो बेटा क्लास में कराया है Yes. आर्यन क्लास नोट देखो एक बार ही हाँ अच्छा सर वो बाद में कराया था फिर ठीक है। तूने शीट पहले कब से कर लिया सर मुझे याद है जब मैंने किया था तब नहीं था। ओके चलिए कोई बात नहीं 14 का सेकंड पार्ट देखिए इसमें भी मतलब कंसेप्ट वही लगेगा जो टेंथ में अभी हमने करा है मतलब आपको थोड़ा डायग्राम पहले खुद से बनाना होगा एक बार चलो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ बाकी आगे की कैलकुलेशन एक ओरिजिन मान लेते हैं अगेन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग एक पॉइंट को ओरिजिन मान ठीक है ना एक ओरिजिन मान लिया बी को बी वेक्टर सी को सी वेक्टर डी को डी वेक्टर एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया गया है और इसका एरिया 12 दिया गया है जी अब सबसे पहली बात एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो क्या सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस डी के बराबर होगा Yes, sir. यस सर। एसी अल्टीमेटली क्या है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिजल्टेंट हो गया ना रिजल्टेंट यस। हाँ
तो सी को सबसे पहले मैं बी प्लस डी लिख सकता हूँ। अब बोला गया है एक स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू एम, थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट एम ले लो, ए एम को ज्वाइन कर दिया। फिर क्या बोला गया है, एंड द वर्टेक्स ए डी एंड विच कट्स द डायगोनल बी डी एट पॉइंट ओ, बी डी को ओ पॉइंट पे कट करें, तो बी डी बना लिया जी। ये पॉइंट ओ आ गया, ठीक। अब Yes. वेक्टर्स के मेथड से आपने ओ एम सी डी का एरिया निकालना है। अब ओ एम सी डी ये एक क्वाड्रिलेटर हो गया ना, Yes, तो sir. क्वाड्रिलेटर का एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? Diagonals का Diagonal. क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ एम सी डी चाहिए, दैट मीन्स मुझे हाफ टाइम ओ सी वेक्टर इंटू एम डी वेक्टर का क्रॉस चाहिए। Yes. और अगर ये क्रॉस चाहिए, इसका मतलब मुझे ए सी वेक्टर और एम डी वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो अगर कैलकुलेट करने वही मुझे एम पॉइंट चाहिए, मुझे ओ पॉइंट चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम पॉइंट? B plus C by वेक्टर बाय 2। B plus C by 2. बी प्लस सी बाई 2 मिड पॉइंट है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. और सी को अगर मैं बी प्लस डी पुट कर ही दूं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यह क्या आ जाएगा, बी प्लस डी बाई 2, ठीक है। हाँ जी। अब ओ पॉइंट कैसे निकालना? देखो ओ पॉइंट के लिए आपको ये वाला जो रेशो है ये आपको पता होना चाहिए कि भी ओ पॉइंट इसको ए एम को किस रेशो में कट करता है। उसके लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, जो आप 9th 10th में पढ़ते हो। कैसे? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्या? हाँ जी। तो क्या एंगल बराबर है? ठीक है। यस सर। तो ए डी अपॉन बी एम 2:1, तो ए ओ अपॉन ओ एम भी क्या होगा, 2:1। Yes. तो m क्योंकि आपका ये है, तो अब आप इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ओ पॉइंट क्या आएगा, 2/3 इंटू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई, ओके। हाँ जी सर। तो ओ पता लग गया, एम पता लग गया, एंड सी और डी तो पहले से ही पता है। और साथ में आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है। इसका मतलब ये जो साइड्स थी ए बी और ए डी, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं, दैट मीन्स बी वेक्टर और डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराऊं, तो वही तो क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा। यस सर। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इन पॉइंट्स की हेल्प से अब मैं निकालूंगा OMCD का एरिया। कैसे? OC वेक्टर आपको OC निकालना पड़ेगा। OC वेक्टर क्या होगा जी? C वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ओ O वेक्टर। तो C वेक्टर को C क्यों लिखना ही, मतलब B प्लस डी लिख देते हैं, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है O, मतलब ये 2/3 2/3। तो ये आएगा आपका B वेक्टर बाय 3 प्लस 2D वेक्टर बाय 3, ठीक है। व्हाट अबाउट MD वेक्टर? D में से, मतलब D वेक्टर में से आपने M के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज M? ठीक। यस सर। तो एरिया ऑफ OMCD हाफ इंटू D1 क्रॉस D2, इनका मॉड। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जहाँ पे 70 to 90% कई चैप्टर्स के अंदर मेमोरी रिटेंशन। आर्यन साथ साथ में क्या पढ़ रहे हो भाई?
सर वो दूसरा लेक्चर था। दोनों एक साथ चलो फिर। फिजिक्स गैलेक्सी लग रहा था मुझे तो। यस सर वही था। 3 और इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो बेटा ये 2 आ जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो 1/12 बाहर आ गया। तो b प्लस 2d प्लस d माइनस 2b। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? b क्रॉस d, यस सर। b क्रॉस b तो 0, d जीरो। क्रॉस d भी 0, ये हाँ जी। 2 और ये -4 d क्रॉस d हो गया। yes, और इस ये b क्रॉस d है, ये d क्रॉस d है, तो इसका रिवर्स करूंगा तो ये प्लस 4 बन पॉजिटिव हो जाएगा, जाएगा। अल्टीमेटली 5 टाइम्स 5/12 b क्रॉस। सही आंसर आ यस गया, सर। क्योंकि b क्रॉस d yes, की वैल्यू 12 दी थी ना। 12 दी हुई है। ठीक है सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19। सर 19 बता दो। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे? दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? अगर वो कोलिनियर नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोलिनियर होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। चेक करो कोलिनियरली डिपेंडेंट मतलब कोलिनियर है कि नहीं है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, कोप्लेनर नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, नहीं तो m1 फर्स्ट पार्ट में ए वेक्टर को m1 से मल्टीप्लाई करो, बी वेक्टर को m2 से मल्टीप्लाई करो, रिलेट करो कि क्या हमें कोई नॉन जीरो m1 m2 मिल सकते हैं ताकि इनका सम जीरो हो जाएगा। इसको कंप्लीट करके देखना। 20, 21, 22। तो सब्जेक्टिव लेवल 1 कंप्लीट है। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, सर थर्ड, सेकंड का आंसर सी आ रहा था मेरा। सेकेंड। बाकी लोगों का क्या कहना है? सर डी आ रहा था। हो गया था मेरा मैच तो पीछे आ से। रहा है डी। कैलकुलेशन एक मैच बार कर। देखना है, ठीक है, जिसका सी आंसर आ रहा है। क्योंकि अभी ओके मेरी जो सर। शाम वाले बैच का भी मेरा मॉर्निंग में डाउट स्लॉट हुआ था तो ना डिस्कशन होता, उन्होंने भी किसी ने कुछ नहीं कहा। आई थिंक मैच कर ही रहा होगा। ओके, ओके सर। थर्ड, फोर्थ। सर सी आ रहा था। थर्ड का आंसर सी ऑप्शन मेरा। इसके बारे में भी कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। और बाकी लोगों का क्या कहना है आपके सर बैच सी में? है इसका आंसर। सी ही गिवन है शायद। देख लो। यस सर मैंने सी गलत दिया हुआ है। देखा। ओके, क्लियर है। 3 तो फिर थर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 बता दो। सर सिक्स बता दो। 6 लॉजिकली है। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके पॉइंट्स ए बी सी हैं, और मान लीजिए एक डी पॉइंट है जो कि डी वेक्टर है, तो डी माइनस ए डॉट सी माइनस बी, अगर ये 0 दिया गया है इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी।
क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। और दूसरा जो दिया गया है b माइनस डी, b माइनस डी मतलब बी डी एंड c माइनस ए, दैट मीन्स ए सी, वो भी परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो अगर ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है तो मतलब ये ऑल्टीट्यूड, और बी डी ए सी के परपेंडिकुलर है मतलब ये भी ऑल्टीट्यूड। तो दो ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है? ऑर्थोसेंट। ऑर्थोस। और सेंटर, ठीक। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। सर 9th का जो आंसर है ना, मेरा नेगेटिव टाइम्स आ रहा है जो ओरिजिनल गिवन है। ओके, कैलकुलेशन देखना, क्योंकि बाकी लोगों का कहना है आ रहा है सर, सही आ रहा है। ऑप्शन में करिए। सारे थे। कैलकुलेशन देखो बेटा, मुझे इसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं कहा, मॉर्निंग में भी नहीं, अभी भी नहीं कोई कह रहा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। सर 13 डाउट है। से डाउट है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो आप हमेशा क्या करो, तो या तो आपके पास ये कोई ऑप्शन, ये एक ऑप्शन बचता है कि भी आप ए और बी की कुछ वैल्यूज डाल के रिलेट कर, मतलब कैपिटल ए वेक्टर को कुछ आई कैप मान लिया, कैपिटल वी वेक्टर को दूसरा वेक्टर मान लिया, एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ से एक्स वेक्टर निकालने का ट्राई किया। ठीक, या तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं वैल्यूज डाल के। अदरवाइज जनरलाइज तरीका क्या है, आप हमेशा क्या करते हो, आप जो इक्वालिटी आपको दी है, आप उसी इक्वालिटी को दोनों तरफ सेम वेक्टर के साथ या तो डॉट प्रोडक्ट कराते हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज है कि आपको डॉट कराना होगा या क्रॉस कराना होगा। और अगर आप इस डायरेक्शन में सोचोगे तो पहली दूसरी बारे में जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कराएं या क्रॉस कराएं। आपको हो सकता है कि आपको है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा कुछ गलत कर लेंगे, या गलत वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, उससे कुछ बात बनेगी नहीं। तो आप एक दो बार ऐसा करके देखेंगे तो है ना, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में ऐसा होगा, अदरवाइज आगे जाके आप रिलेट कर लेंगे कि किस वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कराना चाहिए या डॉट प्रोडक्ट कराना चाहिए। तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा। ऑप्शन में भी आप देख सकते हो कि आपको ए क्रॉस बी के टर्म्स लिखे हुए हैं। तो सीधा सीधा अगर मैं यही इसी गिवन इक्वालिटी में ही ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा लूं तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मिडल वाला जो वेक्टर होता है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दो, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, माइनस, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वेक्टर बचता है उसकी टर्न आती है, वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और बाकी दोनों का डॉट। आगे यहाँ से ए डॉट एक्स की वैल्यू तो पता है आपको, सी दी है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। जब कोई इक्वालिटी दी है, आपने उन्हें मल्टीप्लाई कराना होता है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ, वो आप थोड़ा रिलेट करते हैं कि भी किसके साथ किया जाए तो है ना सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब यहाँ पे कोई ये भी सोच सकता है कि मैं ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के देख लेता हूँ। अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो कुछ आगे प्रोसीड कर नहीं पाएंगे। तो मतलब वही है कि भी स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन में ना सोच पाए,
लेकिन आप थोड़ा ट्राई करके देखेंगे कि अगर ये लगा के देखेंगे तो ये बनेगा, क्या आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा, या ये लगाएंगे तो क्या होगा, इस टाइप से। समझ में आया 13 क्वेश्चन कैसे करना है, और Yes, इस sir. टाइप की इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को है ना कैसे सोचा जाता है। Yes. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14, 15। हाँ जी, सर एक बार 14 12th बता का भी दो। थोड़ा आइडिया बता दो कि कैसे करना 12th वाला। 12th वाला तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ओके लगा लूंगा आगे फॉर्मूला में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और कॉफिशिएंट ऑफ वी वेक्टर बराबर कर दोगे और कॉफिशिएंट ऑफ सी वेक्टर जो आएगा उसे 0 कर दोगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला नहीं है केस ये। यस सर ओके। 14, 15। ए और बी में सर बता सर 14 बता दो सर। 14 का जो ए ऑप्शन है बेटा, उसका आप एसटीपी कैलकुलेट करो, वो एसटीपी नॉन जीरो आ जाएगा। ओके सर। मतलब आप एसटीपी की हेल्प से भी कह सकते हो, बिना एसटीपी की हेल्प से भी कह सकते हो। अगर एसटीपी की हेल्प ले लेते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसका एसटीपी आप कैलकुलेट करके देखो। आई थिंक आपको कैलकुलेट करना आता है ना, वो फॉर्मूला जो सेवेंथ Yes. प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर प्लस z1 सी वेक्टर, Yes. है ना। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन का जो एसटीपी होता है वो होता है जी 2 टाइम्स टू AB। yes. ए yes. अब ए बी सी क्योंकि ऑलरेडी आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हैं, तो एबीसी का एसटीपी तो 0 नहीं था। Yes. लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या, एबीसी कोप्लेनर नहीं हुए, है ना। Yes sir. तो मतलब जो ऑप्शन ए है फिर उसका भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, मतलब एसटीपी 0 नहीं हुआ। तो अगर उसका एसटीपी नहीं 0 हुआ मतलब वो कोप्लेनर नहीं हुआ। तो अगर वो कोप्लेनर नहीं हुए तो Okay. वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहे। ओके, अगर बी ऑप्शन Yes. में करते हो आप एसटीपी तो उसका एसटीपी 0 ही आएगा, भले ही आपका एबीसी नॉन कोप्लेनर है। ओके, वो 0 Yes टाइम्स sir. 0 टाइम्स एसटीपी ऑफ एबीसी आ जाएगा। अब 0 टाइम है तो ना 0 हो गया, है ना। तो व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ एसटीपी ऑफ एबीसी इज, ये इसका जो गिवन वेक्टर्स हैं इन ऑप्शन बी, उनका एसटीपी डेफिनेटली 0 आएगा, मतलब वो हमेशा ही कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। सिमिलरली सी ऑप्शन में भी एसटीपी एबीसी का स्क्वायर आता है, याद है ये क्वेश्चन किया था। Yes sir. तो एसटीपी की हेल्प से तीनों को बता सकते हो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सर इसमें ना गामा बता दो। गामा। गामा नहीं आ रहा। Yes. गामा नहीं यस आ रहा था। गामा बता दो सर। अल्फा बीटा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मॉड सी स्क्वायर क्या लिखूंगा, इसका मॉड का स्क्वायर, राइट। मतलब इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूं। ठीक है ना, कर सकता हूँ। Yes. यस मॉड सी बन दिया है राइट हैंड साइड। अब अल्फा ए डॉट अल्फा ए, अल्फा स्क्वायर ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर, और मॉड ए की वैल्यू 1 है। ठीक, अल्फा ए डॉट बीटा बी, अब ए डॉट बी तो 0 है ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर अल्फा ए डॉट गामा ए क्रॉस बी, तो ये ए बी का एसटीपी बन गया 0। 0. मतलब अल्फा ए
को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराया तो सिर्फ पहले के साथ कुछ आ रहा है, बाकी तो सब जीरो होता है। सिमिलरली बीटा भी क्या होगा, बीटा बी भी क्या होगा, बीटा बाकी दोनों के साथ तो जीरो ही बनेगा, सिर्फ इसके साथ ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड गामा गामा स्क्वायर ए गामा वाला जो क्रॉस टर्म भी है ये भी ए क्या होगा, क्रॉस ए क्रॉस इसके बी के साथ साथ मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो, बीटा वाले के साथ होगा तब भी जीरो, सिर्फ तीसरे के साथ ही आएगा। तो गामा स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। यस सर, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी तो वन ही होगा ना, यस सर, वन ही होगा क्योंकि मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा आएगा। तो मॉड ए वन है, मॉड बी वन है, साइन थीटा भी वन है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आपका हो गया जी। अल्फा की वैल्यू डालो, बीटा की वैल्यू डालो, गामा निकल 23 24 सर 24 में ना बी और सी में बता दोगे एक बार, मतलब जो वेक्टर b1 c1 ऐसे में उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं हो रहा। डॉट प्रोडक्ट जीरो करके ही करना है बेटा आपने सॉल्व, मतलब और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब तीनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने चाहिए। मतलब ए, अगर आप बी ऑप्शन की बात करो तो ए डॉट बी वन भी जीरो आना चाहिए, ए डॉट सी टू भी जीरो आना चाहिए, बी वन डॉट सी टू भी जीरो आना चाहिए। तीनों को जीरो करके देखिए आप, कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना, कैलकुलेशन करके देखना सर बेटा। इसमें ना मैं बस वो बी 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 ऑप्शन में ही ना बस b1 और c2 ही नहीं हो रहा था मुझसे, बाकी दोनों हो गए थे, बस ये b1 c2 नहीं हो रहा था। कैलकुलेशन करके देखो बेटा, बी वन और सी टू सी क्या है, यस तो मैं खुद कर लूंगा ट्राई। बी वन की वैल्यू दोबारा से उसमें डालो, ओके करके देखना है इसको, तो कैलकुलेशन ही तो करनी है यार, इसमें और कुछ भी नहीं है। 25 सर डाउट है। में क्या है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर को लीनियर दिया है सी के साथ, तो ए इसको मैं लैम्डा टाइम्स सी लिख सकता हूँ और बी Yes, प्लस sir. 3c इसको मैं म्यू टाइम्स ए लिख सकता हूँ। अब दोनों से बी को एलिमिनेट कर लो और ए सी में रिलेशन निकाल लो, मतलब यहां से आइए 25 बी को मैंने कैलकुलेट किया और इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड सी, म्यू ए एंड सी, तो मैंने उसको यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर दिया, तो यहाँ से ए और सी में आपस का रिलेशन आ गया। अब ए और सी आपको क्योंकि कोलिनियर नहीं दिए हैं, आपको बोला है दीज आर नॉट कोलिनियर, तो मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में अगर ये इक्वालिटी होल्ड करे तो ऐसा तो कब होगा, म्यू माइनस हाफ और लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा दोनों में सर। से कोई भी एक वैल्यू डाल दो, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -6 डाल दो, सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस 2b प्लस 6c 0 आएगा जी। ओके यस आगे चलते हैं बेटा, लेवल 2 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, सर थर्ड
एक बार समझा दो कि क्वेश्चन में क्या कह रहे होंगे। If the vector is rotated through an angle cos inverse 11 by 14 and doubled in magnitude, then it becomes this. The value of x is. अब देखो ये एक वेक्टर दिया गया है जो कि i प्लस एक्स जे प्लस 3k है जी। इसको अगर आप सर्टन एंगल थीटा जिसमें cos थीटा आपको दिया गया है जी 11 by 14 के बराबर, और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा गया है और इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया गया है जी। तो डबल करके ये वाला जो वेक्टर है वो बन गया आपका 4i प्लस 4x माइनस 2j एंड 2k, ये बन गया जी। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या क्या इक्वेशंस लगाएंगे? डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे दोनों का। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो जी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो। और cos थीटा की वैल्यू 11 by 14 दी गई है आपको। ओके सर, यस सर। अल्टीमेटली आपको क्या दिया गया? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दे दिया है ना, थीटा cos थीटा, जिसमें 11 by 14 हो गया। हाँ जी, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। फाइव 6 4 और 5 हो गए हैं ना सबके? यस सर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 16 बता दो सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए बेटा, सीधा सीधा आ जाएगा वहां से। ओके सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला। एटीन 19 20 21 22 23। सर 23। वेक्टर हैज कंपोनेंट 2p and 1 विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। मतलब क्या? ये वेक्टर दे दिया ना आपको, ये वेक्टर क्या हो गया? 2pi प्लस j। ठीक है। तो ये बोला गया है कि ओरिजिन के अबाउट इसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम। सॉरी, सिस्टम को रोटेट किया जा रहा है। ए हैज कंपोनेंट्स p प्लस 1 एंड 1। तो रोटेट करने के बाद जो ए वेक्टर है वो ही दोबारा से बन गया p प्लस 1 i एंड प्लस j कैप। ठीक। यस। तो अब आपको ये तो नहीं कहा गया कि इसे कितने यूनिट से, है ना, कितने एंगल से इसे रोटेट किया जा रहा है, लेकिन आप इतना बोल सकते हो कि भाई इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, जो भी होगा। अगर एक वेक्टर है, ये अभी ऐसे है, ठीक है, ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अगर मैं इसके एक्सिस को रोटेट भी कर दूं तो वेक्टर की ये जो जितनी लेंथ है वो तो वही की वही रहेगी ना, वो तो नहीं बदलने वाली ना। यस सर।
जो पुराना कार्टेशियन सिस्टम था उसमें वेक्टर ऐसा था, नए कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर ऐसा है। तो वेक्टर तो अब बदल नहीं रहा, वेक्टर की फिर लेंथ तो उतनी ही रहेगी। तो उन दोनों का लेंथ निकाल लो जी। तो ये आएगा 2p², ये आएगा 1², ये आएगा p + 1² + 1² जी, ये कट गया है, ये आ गया 4p², ये आ गया आपका, अब इसको इधर ले आओ तो 3p² - 2p - 1, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो। 24 में ना आंसर में चारों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 24 तो मैच नहीं करता एक्चुअली ना, लेकिन इसको करने का तरीका वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन जैसे करे हैं ना, सिमेट्रिक लगा के, या सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प भी लग सकती है। कुछ पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से मान लीजिए और फिर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप बाकी के पॉइंट्स निकालिए, हो जाएगा 24। यस सर। लेकिन 4 ऑप्शन में से कुछ मैच नहीं करता है इसमें, मुझे अभी याद नहीं कि इसका क्या आंसर क्या रहता है। आगे चले 25, 26। सर 26 बता दो। 26 में ये है बेटा कि भी अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को का डॉट प्रोडक्ट करा देते हो तो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आएगा। एक ए बी बी का एसटीपी बनेगा, एक ए बी ए का एसटीपी बनेगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया ना। यस सर। तो मतलब 90 डिग्री तो डेफिनेटली होने वाला है ना एंगल। यस सर। तो 90 डिग्री के हिसाब से जो ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो किसी में और 90 डिग्री है नहीं, सिर्फ बी ऑप्शन में भी। तो ऐसे अगर आप करना सिर्फ सर बस। मतलब ऐसे ही करना है और इससे रिलेट करके क्वेश्चन मतलब हो जाएगा। अब यहां पे बात ये आती है कि भी क्या हम लोग बाकी के एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि एक वेक्टर तो आपको ये दे दिया गया है, दूसरा वेक्टर ये दिया गया है, और 90 डिग्री वाला कंसेप्ट तो हमने देख ही लिया है जी। मतलब अब ये इसको ओरिजिन मान लेते हैं। अगर इसे ओरिजिन मान लें तो ऑटोमेटिकली ये जो वेक्टर होगा उसके हिसाब से ये जो पॉइंट आपको मिलेगा तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी यही हो गए ना। यस सर, यही होंगे। हाँ, अगर आपको ओए वेक्टर ये दिया गया है मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स भी यही आ गए। सिमिलरली अगर मैं इस बी पॉइंट को लिखूं तो ये जो वेक्टर आपको दिया गया है तो वहीं से आपको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए जी। तो ये वाला तो अब इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कराया तो ये वाला एंगल आ गया। अगर आप बाकी के दो एंगल निकालना चाहते हो, ये वाला एंगल निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना सर पड़ेगा। वो ओरिजिन क्यों कंसीडर किया, गिवन तो नहीं है ये। अगर ओरिजिन नहीं भी लोगे तो क्या है, मान लो आप इसको सी वेक्टर ले लेते हो तो फिर ये वाला पॉइंट सी वेक्टर ले लेंगे, वेरिएबल एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये भी सी वेक्टर आ जाएगा, पॉइंट अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो सी और सी तो खत्म ही हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। तो इस तरीके से आप बाकी के दो एंगल्स भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं कि भाई एक एंगल निकाल के ही आपका काम बन जा रहा है। ओके आगे चल रहे हैं 27। 27 जो क्वेश्चन है उसका है ना, उसका रिजल्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार है ना ऐसा कुछ दिया होता है सिमेट्रिक टाइप में, इसका रिजल्ट आप लोग याद रख लीजिएगा। 28, 29, 30, 31, 32। सर
सर 31 में ना सेकंड टर्म में ए कैप की जगह बी कैप होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ब्रैकेट के आंसर आ बाहर। रहा था मेरा सेकंड टर्म। यस सर, हाँ ब्रैकेट के हाँ, बाहर। ब्रैकेट के बाहर, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होना चाहिए इसे। एक सेकेंड, ये आर डॉट बी और ए क्रॉस बी, ये आर डॉट ए बी क्रॉस ए, और ये आर ए बी ए क्रॉस बी। बी आना चाहिए क्या? बाकी लोगों का क्या कहना है? देखिए, इसको मतलब अगर सही भी करना है तो आप इसको बड़े आराम से ना 31 में ए वेक्टर को आई कैप मान लो, ये सब वैसे ही किया मैंने। बी को आप जे कैप मान लो, और वहीं से देख लो कि किसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप कह रहे हो कि भी सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड ब्रैकेट वाला टर्म लिखा हुआ है उसमें जो ब्रैकेट के बाहर ए कैप लिखा हुआ है उसकी जगह बी कैप आएगा, है? बी कैप आना चाहिए, तो सर वो फॉर्मूला बन जाएगा आर वेक्टर वाला। ओके, बाकी लोगों ने कैसे किया फिर? बाकी लोग तो कोई बोल नहीं रहा है, बात तो मुझे ठीक ही लग रही है। क्वेश्चन किया नहीं क्या बाकी लोगों ने? बेटा रिस्पॉन्ड करिए सब लोग। सर लेवल 2 पूरी नहीं हुई। ओके, सर मेरी भी नहीं हुई। नहीं हो पाए सर, 25 क्यों आ गया क्वेश्चन? सर मेरी भी नहीं हो पाई। करे ही नहीं लेवल 2। बेटा एक हफ्ते का टाइम दिया था, आप लोग इसको ही नहीं पूरा कर रहे हो तो कैसे चलेगा? इसको पूरा करना पड़ेगा। अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ आप लोग। सर ये सब कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा है मेरा, तो जो एक्स्ट्रा अपना रिवीजन वाला भी चल रहा है ना, वो भी स्ट्रेट लाइन अभी पड़ा है मेरा। सर सेम यही हाल है, बहुत मुश्किल हो रही है, मैनेज नहीं हो सर, रहा, शेड्यूल ही मेरा- नहीं बन रहा। सर एक चीज करने जाओ, दूसरी चीज लगता है कि वो भी करना है, वो भी करना है, कुछ नहीं रुक रहा। सर स्केड्यूल हर रोज बनाते हैं बट होमवर्क में ही उलझ जाते हैं। मतलब मैथ्स का फिर भी मैनेजेबल है बट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, उसकी वजह से मैथ्स सफर कर रही है। 3-4 घंटे केमिस्ट्री को उस पे। देखिए, सबका अपना अपना टाइम टेबल है, मैं सबको सेम तो नहीं सजेशन दूंगा, और स्पीड भी सबकी अलग अलग है, बट कोशिश करिए कि भी पूरा हो जाए। और देखो, अगर किसी का नहीं भी पूरा हो रहा है तो भी आप फिर अपने हिसाब से देखो कि कौन सा पूरा कर सकते हो, ठीक है? तो ये अब आप ये है ना, आप सबका अपना अपना कॉल होगा कि क्या पूरा हो रहा है जिसको मैं कर लूँ। मतलब हो सकता है कि भी मैंने आपको होमवर्क ज़्यादा दिया हो, या बाकी सब्जेक्ट्स का भी होमवर्क आपके पास ज़्यादा हो, उतना पूरा का पूरा आप टाइम देने के बाद भी तब भी नहीं चीज़ें पूरी हो रही हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपने अपना कॉल खुद से लेना है कि आप कितना कर पा रहे हो। ओके, तो इस डिस्कशन को तो चलो हम लोग है ना आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैनेज वाली बात है वो आप लोग देखिए कि क्या है, अपने हिसाब से प्लान बनाइए। सर आपसे एक बात भी करनी थी, जैसे मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज में जो पिछले साल सॉल्व किया था वो अब सॉल्व नहीं कर पाया मैं टाइम की वजह से, तो अब मैं उसको क्या करूँ, भी छोड़ दूँ कि आगे करूँ? अब तो बेटा है ना, जितना टाइम अवेलेबल है, तो अगर आप ये सोचेंगे कि भी जितना पिछले साल कर लिया था वो सारा का सारा कर लें, तो अगर हो जाता इतने टाइम में
तो ठीक था, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। सीक्वेंस सीरीज में आप भी देख सकते हो कि भी हमने एक हफ्ता दे दिया है, अब आगे की भी तो चैप्टर है। फिर यस ऐसे सर। तो मतलब ऐसे तो फिर आगे के सर सारे चैप्टर कैसे कवर करोगे? सर वो जब उसका टेस्ट आएगा तो भी कर सकते हैं ना वो तो, लाइक अगर हम टेस्ट टेस्ट जब के हिसाब आएगा से ही कर तो करते सकते रहेंगे। हैं, लेकिन टाइम की बाउंडेशन को देखते हुए तब आप सिर्फ रिवीजन ही कर पाओगे। अभी अगर सर आज अब ना ऐसे हो रहा है कि काम भी हमारा पेंडिंग चला जा रहा है और रिवीजन का भी है, तो कोई ना कोई एक चीज सफर कर ही रही है उसे। तो या तो पर्टिकुलरली ऐसे हो कि पहले सिलेबस ही पूरा हो जाए और फिर पूरा फोकस रिवीजन पे। यस सर, तो वो सर दोनों सेम एज इट। 100% सर तो यही एक बात काम है, करते हैं, पूरी यही एक बात। काम करते हैं, अगर अब तो सिलेबस इस हफ्ते वैसे भी खत्म होने वाला है, तो जो चैप्टर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का दिया है वो आप अभी मत करो, वो अगले हफ्ते कर लेंगे। तो फिर तो तब तक तो सारा सर सिलेबस खत्म हो ही जाएगा ना। यस सर। सर तो यस वो यस तो सर, सारा इससे सर हेल्प हो ठीक है जाएगी सर। काफी। ना, तो वो तो फिर सारा का सारा उसके बाद तो मतलब जैसे ये हफ्ता खत्म होगा सिलेबस पूरा हो जाएगा, और उसके बाद तो रिवीजन ही करनी है। तो भी ये है, सर ठीक है तब ना। ठीक होगा। स्ट्रेट लाइन का हम लोग यस कल सर। कल की बजाय फिर कभी कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। ओके, ठीक। यस सर। यस सर। यस सर। तो चलो कोई बात नहीं, इसको आप लोग कंप्लीट कर सर लेंगे। हमारी क्लासेस कब तक चलेंगी ऐसे वैसे, लाइक थ्री ऐसे थ्री मतलब क्लासेस अभी चल रही, मतलब अभी क्लासेस लग रही है ना कंप्लीट हमारी 2 बजे तक, हाँ, देखो तो वो मैथ्स का कब तो तक लगेंगे? मैथ्स का तो देखो, जो मेजर सिलेबस है वो तो इस हफ्ते हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं अभी, इस हफ्ते भी टाइम टेबल है, पिछले 2 हफ्तों से मेरी 4 4 क्लासेस ही लगा रहे हैं। अगर तो ज़्यादा लगी होती फिर तो मैं वो छोटे छोटे टॉपिक भी अभी करा चुका होता, लेकिन अब जो भी है, हो सकता है आपके बाकी सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा पड़े हो, इसलिए उन्होंने मेरी थोड़ी कम कर रहे हैं क्लासेस, तो बाकी सब्जेक्ट की थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। सर फिजिक्स का तो हो ही गया, पता नहीं क्यों क्लासेस लगा रहे हैं हमारे। सर जेई मेंस का ही रह गया, वो तो सर कहते 15 दिन पहले करवाएंगे। ओके, तो फिर आपकी फिजिक्स की क्लास का क्या होता है? सर कल तो डिस्कशन ऐसी है, रिवीजन क्लास ही है, पहली रिवीजन क्लास है जैसे हमारी नॉर्मल है। ओके, मतलब और सर फिजिक्स में ना सर मतलब एक्स्ट्रा मेहनत अभी लग रही है, अभी सर जो पढ़ाते हैं वो कहते हैं जेई मेंस का है, फिर उसको घर जाके एनसीईआरटी से अलग से पढ़ना पड़ता है, और ये पता होता है अंदर से कि जेई से मतलब 10-15 दिन पहले फिर से पढ़ना उसको। सर मुंह से कहते हैं हाँ, कि क्योंकि कोई वो फायदा थोड़ा है, रट्टे वाला है। सर खुद कहते हैं कि अभी कोई फायदा नहीं है, बट तब भी अभी करना पड़ रहा है उसको, तो वो अलग से एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है उसमें। सर अगर फिजिक्स की क्लासेस भी ना लगे ना तो भी हो जाएगा हमारा काफी हेल्प। तो ये तो फिर आप लोग ही सर से बात करो, और या मैम से बात करो, तो उसके लिए तो फिर मैं क्या ही ना बोल पाऊंगा। तो आप ही लोग जो है, आप लोगों को जो ठीक लगता है आप लोग उसके लिए करें, ठीक है। तो सर क्योंकि जो अब रिवीजन होगी वो तो फाइनल ही है ना, तो वो तो नहीं सफर करनी चाहिए कहीं पे, क्योंकि वो तो इतने बात सारे तो सही है आपकी, चैप्टर्स हैं। देखो वो बात तो बेटा सही है, बट टाइम मतलब अगर आपका सारा का सारा टाइम सही डायरेक्शन में सही जगह पे यूटिलाइज हो रहा है तो ठीक है, फिर तो मतलब सही है। फिर चाहे अगर आप ये सोच के चलते हो कि भी मैंने इतना टारगेट लिया था, वो मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर उसमें ना डिसअपॉइंट वाली होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो भी टाइम जितना लगाया था वो सारा का सारा सही जगह पे ही लगा है। हाँ, अगर आपको कहीं ऐसे लग रहा है कि भाई ये वाला टाइम की जगह अगर मैं इधर टाइम डिवोट कर लूँ, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर वो आप लोगों को है ना उसके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए कि भी क्या उसमें मतलब सर से उसके लिए बात करनी चाहिए, या मतलब कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे आप, ठीक है ना। मतलब होमवर्क देखो, आप जितना टारगेट मान के चलोगे, ये भी हो सकता है बड़े आराम से कि आप जितना टारगेट मान के चलोगे कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूंगा, तो शायद ना पूरा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये है, आपको है ना उस पर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि भी
मैंने तो अपना पूरा का पूरा टाइम दे दिया है, अब इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो जितना उसमें हो गया है मुझे उसी से सेटिस्फाई होना चाहिए और आगे आगे वाले चैप्टर्स पे अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर पे ही हम लोग सारा का सारा टाइम नहीं दे सकते। ओके, जैसे कि आप यस सीक्वेंस सीरीज का सोच रहे हो कि अभी और कर लें, अभी और कर लें, अभी और कर लें, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने एक ठीक ठाक टाइम लगा दिया सीक्वेंस सीरीज पे, तो अब उसके ऊपर और ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके सर। तो इसका डिस्कशन बताओ कि ये डिस्कशन कब रख लें। जो बाकी बचा है, और साथ में 3D में मैंने एनसीईआरटी का देखा है, एनसीईआरटी में नियरली 60 क्वेश्चंस है आपके सारी एक्सरसाइजेस मिला के। कब करें? सर 3D के लिए पहले शीट कर लें। एनसीईआरटी कर लो बेटा। सर वो इजी भी। शीट करेंगे फिर वो थोड़ा बर्डन उतर जाएगा कि 3D हो गया, फिर सिर्फ सिर्फ प्रोबेबिलिटी रह जाएगा। यस सर। नहीं तो एनसीईआरटी भी तो करना ही है एक बार, तो एनसीईआरटी को करने में ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं लगेगा, डिस्कशन में भी नहीं लगता, एटलीस्ट एक बार बेसिक आइडिया हो जाएगा तो वो भी एक बर्डन है। ठीक है, पहले एनसीईआरटी करते हैं, एनसीईआरटी का डिस्कशन आप लोग बताओ, और साथ साथ में ये जो अभी 15-20 क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं इस शीट में डिस्कशन के, तो वो कब करें? इस हफ्ते कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर लेंगे सर इस हफ्ते तो। कर लेंगे सर इस हफ्ते। कर लेंगे? यस कर सर। लेंगे ना सब लोग? यस सर। ओके, तो कौन से दिन सर रखें? कब तक का है आपने, सर कब तक का है? दिन आप बताओ, थर्सडे फ्राइडे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप लोगों को भी पता है ना, तो क्वांटिटी ज़्यादा दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन क्वेश्चन करने में। हाँ, ये जो 15-20 रह गए हैं, इसको जो आप लोगों ने नहीं किया है उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे को करने का कोई मतलब नहीं है, फिर क्योंकि आप थर्सडे लोगों रख का लेते संडे को हैं। फेस टेस्ट है, So तो Friday. सैटरडे फ्राइडे रख लो, यस सर फिर अब। Yes, फ्राइडे sir. Friday. फ्राइडे यस करते हैं। सर। सर स्ट्रेट लाइंस करनी है कि नहीं फिर नहीं करनी है, अगले हफ्ते Straight line करनी है? अगले हफ्ते करेंगे। सर फिर अब हम वो और जो अगर किसी ने अगर रिवीजन कर भी टेस्ट लिया वाला। था ना स्ट्रेट लाइन, ये भी अभी किसी ने अगर कर भी लिया था तो डिसअपॉइंट अभी मत हो, मतलब ऐसा मत सोचना कि हमने तो कर लिया, अब क्या, अब आपने वो कर लिया, छोड़ दिया है ना, पोस्टपोन कर दिया रिवीजन क्लास स्ट्रेट लाइन की। तो अभी अगर आप लोगों ने कर ली थी रिवीजन स्ट्रेट लाइन की, तो वो आगे काम आ जाएगी, बाद में नहीं टाइम लगेगा। ओके, तो हम लोग अपनी रिवीजन यस क्लास नेक्स्ट वीक रखेंगे। दिन हम लोग देख लेंगे, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे ही बेटर रहेगा। फेस टेस्ट के 2 दिन तो फिर आपको चाहिए ही होंगे उसको देखने के लिए स्ट्रेट लाइन को, लेकिन तब जब आपका सिलेबस भी है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, फिर आप लोगों के पास टाइम भी ज़्यादा होगा, तो फिर हम लोग इतने इतने दिनों का गैप नहीं रखेंगे रिवीजन क्लास के लिए, थोड़ा कम करेंगे रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है ना। तो मोस्टली वेडनेसडे को रखेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट वेडनेसडे। हाँ जी, और क्या कह रहे थे? तो फाइनल है फिर आपका जो एनसीईआरटी 3D और ये जो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं शीट के वेक्टर में से, ये हम लोग फ्राइडे के डाउट स्लॉट में डिस्कस करेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन है वो इस वीक नहीं है, नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को रहेगा रिवीजन क्लास।
रिवीजन बेटा आप लोग है ना जिस हिसाब से अपना रखना चाहते हो, टेस्ट के हिसाब से रखना चाहते हो, टेस्ट के हिसाब से कर लो। लेकिन अगर सबसे पहले जैसे शायद से कोनिक आ रहा, तो कोनिक का तो अभी कोई मतलब नहीं है, पहले तो स्ट्रेट लाइन सर्कल तो होने दो, फिर ही कोनिक के बारे में बात करेंगे। सर फिर इन्होंने टेस्ट में क्यों रखा फिर डायरेक्ट अभी कोनिक? इसका मुझे आइडिया है नहीं एक्चुअली, है ना, क्या है कोनिक से कैसे पहले है। वैसे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन वगैरह वो तो चाहिए ही होता है शुरू में। हाँ वो तो है, मतलब अभी फिलहाल आप कोनिक को है ना यहाँ के टेस्ट में वो कोनिक को तो अभी मत ही करो, है ना, बेटर है आप पहले स्ट्रेट लाइन सर्कल ही करो। ओके चलिए, ओके थैंक यू आपको सर। कुछ पूछना है क्या? सर 3D की शीट भेज दोगे? 3D की शीट आप लोगों को मिली नहीं है? सर वो मिल क्लियर गई। ब्लर बहुत है मिल सर, गई है। दिख नहीं रहे उसमें क्वेश्चन। ओके ठीक है। किसी के कुछ डाउट्स हैं क्या, पर्सनल डाउट्स?